हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको आवेश का क्वांटीकरण बताया था, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो पिछला लेक्चर ऐप पर देखें, उसके बाद ही आपको क्या करना है, अगला लेक्चर देखना है। ये सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ये आपको केवल ऐप पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप चैट के थ्रू वो पोर्शन आप क्लिक करके या फिर उस पोर्शन का फोटो खींच के आप मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करिए तो मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। क्या पढ़ा था? आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है Q बराबर Ne होता है। जहां पर Q क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। E के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। E का मान कितना होता है, -1.6 गुणित 10 की घात -19 बताया था। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी मैंने बताया था आपको, 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी E बटे m भी बताया था, कितना होता है 1.76 गुणित 10 की घात आपका 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, या फिर 1.76 गुणित 10 की घात 8 कूलाम प्रति ग्राम होता है, ठीक है। ये विशिष्ट आवेश हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इस पर और भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे न्यूनतम आवेश का मान बताओ, मूलभूत आवेश का मान बताओ, आधारभूत आवेश का मान बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बताओ, ठीक है। इसके अलावा भी इस फॉर्मूले पे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो आपको क्या दिया है, Q दिया है कितना, 1 कूलाम, ठीक है। क्या पूछा है, N पूछा है। E आपको पता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 होता है। तो आपको N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान 1 कूलम, E का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया। N बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे 16, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस की 19। इसको सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तो 0.625 गुणित 10 की घात 19 हो जाएगा। दशमलव को एक अंक उधर खिसकाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो n बराबर 6.25 गुणित 10 की घात 18 हो जाएगा। तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये होता है और 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होता है। क्या होता है, जब बोर्ड में आता है तो बच्चे उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा नहीं करना, आपको ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है और 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है। अब कितने भी कूलाम में या कितने भी माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, 3 माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आपको Q दे दिया कितना, 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 गुणित 10 की घात -6 कूलम। क्या पूछा, N पूछा। आपको E पता है 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो आप जानते हैं N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E। तो आपका N बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 की घात -6 बटे 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो ये 0 हटेगा तो N बराबर 30 बटे 16 गुणित 10 की घात 13। 30 में 16 का भाग दूंगा तो ये N बराबर आएगा 1.875 गुणित 10 की घात 13। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कई बार तो ऐसा आ जाएगा कि वस्तु को इतना आवेश दिया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा या द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा। तो आवेश दे रहे हो तो
इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए या लिए, तो n निकाल लिया। अब जितने n इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना द्रव्यमान बढ़ा या कितना द्रव्यमान कम हो गया। तो इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो आता है कभी कभार, बहुत कम चांस है, वैसे तो ये ज्यादा पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है आपका द्रव्यमान और आवेश में अंतर, कि भाई द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर होता है, या द्रव्यमान एवं आवेश में अंतर लिखिए। अगला आएगा द्रव्यमान, ठीक है, और एक तरफ आवेश, ठीक है। तो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या बताता है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है। यहां पर आएगा यह किसी वस्तु का विद्युत एवं चुंबकीय गुण बताता है, ठीक है। दूसरा आएगा इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे q से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इसका मात्रक किलोग्राम है, इसका मात्रक कूलाम है, यह संरक्षित नहीं है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता क्योंकि यह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह संरक्षित होता है, ठीक है। इसका क्वांटीकरण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। यह क्वांटीकृत होता है। सिक्स, वेग के साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है, ठीक। वेग के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। अगला, किसी वस्तु पर द्रव्यमान हो तो यह आवश्यक नहीं कि उस पर आवेश भी हो। द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि आवेश भी होगा, ठीक है। सामने आएगा, यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उस पर
द्रव्यमान अवश्य होगा, अवश्य होगा। तो ये हो जाता है द्रव्यमान और आवेश में अंतर। एक एक करके दोबारा से देख लो। पहला द्रव्यमान क्या बताता है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है, जबकि आवेश क्या बताता है, किसी वस्तु का विद्युत एवं चुंबकीय गुण बताता है। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और इसका मात्रक क्या है, कूलम है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता क्योंकि ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जबकि आवेश संरक्षित होता है, ये एक रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है, लेकिन कुल आवेश नियत रहता है। इसका क्वांटीकरण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। द्रव्यमान क्या है, क्वांटीकृत नहीं होता, ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। यह क्वांटीकृत होता है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है। वेग के साथ साथ द्रव्यमान का मान बदल जाता है। क्या मान होता है आपका द्रव्यमान का, m बराबर m0 बटे रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, द्रव्यमान का मान होता है, जो वेग बढ़ाने पे बढ़ता जाता है। ठीक है, और आपका वेग के साथ आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं कि उस पर आवेश हो, लेकिन अगर आवेश है तो द्रव्यमान जरूर होगा। तो ये अंतर हो जाता है किसमें, द्रव्यमान और आवेश में। अब अपन बात करते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब अपन बात करें किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, मतलब किसी वस्तु को कितनी तरीके से आवेशित किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधि होती है, जो आपको पता होना चाहिए। पहली जो विधि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, घर्षण। ठीक है, घर्षण में क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरी अलग वस्तु के साथ क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। एक पर धन आवेश आ रहा है और एक पर ऋण आवेश आ जाता है। तो घर्षण लिख लेंगे, जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है और दोनों वस्तुओं पर समान किंतु विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, वहीं पर दूसरी वस्तु पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। अब आपको याद रखना है कि अगर रेशम को किसी वस्तु, यानी आपका किसी भी छड़, चाहे कांच की छड़ हो, चाहे आपका एवोनाइट हो, ठीक है, नाइट हो, या कोई अदर पदार्थ हो, उसके साथ रगड़ा जाता है, तो रेशम पे क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा, और सामने वाली छड़ पे क्या जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। वहीं पर अगर ऊन को कांच या किसी अन्य के साथ रगड़ा जाता है तो ऊन पर धन आवेश आएगा और सामने वाले पे ऋण आवेश आएगा। वहीं पर आपका जूट,
जूट और ऊन एक जैसा होता है, तो जूट को अगर किसी के साथ रब करेंगे, कांच या एबोनाइट के साथ, तो जूट पर धन आवेश आएगा और कांच पर ऋण आवेश आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर रेशम को एबोनाइट के छड़ से रगड़ेंगे तो एबोनाइट छड़ पे कैसा आवेश आएगा, तो एबोनाइट छड़ पे धन आवेश आएगा और रेशम पे ऋण आवेश आएगा। वहीं पर अगर ऊन को एबोनाइट छड़ के साथ रगड़ेंगे तो ऊन पर आपका क्या आएगा, धन आवेश आएगा और छड़ पर कैसा आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये घर्षण, ठीक है। यहां पर भी आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश अभी भी शून्य है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रेरण। ये घर्षण हो गया, एक विधि हो गई। दूसरी अपन बात करते हैं प्रेरण। दूसरी अपन विधि बात करते हैं प्रेरण। प्रेरण क्या होता है, ठीक है। प्रेरण, प्रेरण में क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है तो उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। यह आवेशन की अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि है, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं, हमने क्या किया, एक धनावेशित वस्तु ले ली, ठीक है, इसको किसी अन्य वस्तु के पास में रख दिया, ठीक है। अब ये अन्य वस्तु उदासीन थी तो इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो धनावेश होने के कारण यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अगर मैं इसको पृथ्वी से जोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और इस पूरे पे क्या जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो जब भी किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखता हूं तो उस पर विपरीत आवेश आ जाता। अगर ये ऋण आवेशित होती तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते, यहां पर धन आवेश होता, इसको पृथ्वी से अगर मैं जोड़ता तो ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते और यहां पर भी क्या आ जाता, धन आवेश आ जाता। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रेरण को अस्थायी विधि भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक ये इसके पास रहेगा तब तक आवेश रहेगा। जैसे ही आप इसको हटा लोगे पृथ्वी से, ये इलेक्ट्रॉन वापस से किसमें चले जाएंगे, पृथ्वी में, या पृथ्वी से वापस से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, तो ये वापस से अनावेशित हो जाएगा। तो मतलब इस जो प्रेरण होता है उसका आवेशन क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए रहता है। और कब तक के लिए रहता है, जब तक कि आवेशित वस्तु आपके पास में रखी हुई है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी विधि कहते हैं, आवेशन की अस्थायी विधि कहते हैं, ठीक है। इसी के कारण आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला मेथड, हाँ, इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा क्यू डैश नया, वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। ये जो के है इस पदार्थ का परावैद्युतांक। अगर ये चालक होगा तो चालक के लिए आपका क्या होगा, चालक के लिए, ठीक है, परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, के बराबर होता है अनंत, तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के बराबर। मतलब अगर दोनों चालक होंगे तो समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरण में समान किंतु विपरीत। लेकिन अगर कोई दूसरा पदार्थ है तो अपन क्यू डैश का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चालन की। दो विधियां हुई, तीसरी विधि जो आती है वो आपकी होती है चालन।
तीसरी विधि होती है चाल। इस विधि में जब एक आवेशित वस्तु को अन्य वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। मतलब आपका क्या होता है, अगर आपने एक आवेशित वस्तु है, ठीक है, उसको दूसरी वस्तु के संपर्क में रख दिया, भले ही वो आवेशित हो या अनावेशित हो, उन दोनों के संपर्क में रख दिया, तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, कब तक स्थानांतरित होता है? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। आवेश समान हो चाहे ना हो, ठीक है, हो सकता है आवेश अलग अलग भी हो, लेकिन अगर विभव समान है तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, और विभव अलग अलग है तो आवेश का स्थानांतरण होगा। ठीक है, और ये कहां से कहा जाता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है जबकि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ठीक है, यानी धनावेश कहां से कहा जा रहा है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऋणावेश कहां से कहा जाता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, यदि एक स्थान करके आप याद रख लेंगे, यदि दोनों चालक पूर्ण रूप से एक समान हो तो प्रत्येक चालक पर आवेश दोनों के आवेश के माध्य के बराबर होता है। माध्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया? दो वस्तुएं ली, एक ए एक बी, दोनों एक जैसी हैं पूरी तरह से। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। जब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखें, अच्छा Q2 शून्य भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो दोनों पे जो नया आवेश होगा Q1 डैश, वो क्या हो जाएगा? बराबर Q2 डैश बराबर हो जाएगा, और वो कितना होगा? दोनों के माध्य के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा जिसके साथ जोड़ेंगे तो तीसरे का और ये जो नया आवेश है, इन दोनों का माध्य, मतलब इन दोनों को जोड़ के वापस से 2 से भाग कर देना, तो तीसरे का आवेश भी मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गई? किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां हो गई। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं स्थिर विद्युत बल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्थिर विद्युत बल की। स्थिर विद्युत बल क्या होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है?
स्थिर विद्युत बल क्या होता है? दो स्थिर आवेशों के, दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है, तो दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत बल के, स्थिर विद्युत बल के अभिलक्षण, स्थिर विद्युत बल के अभिलक्षण, उसके गुण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला गुण आता है, यह बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, यानी ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेश है तो आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, यह संरक्षी बल है, ठीक है, संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यह करता, जबकि इसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके कारण जो कार्य किया जाता है वो आपकी पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कैसे भी ले जाओ। जैसे आपका एक आवेश को ए से बी तक ले जा रहा हूं, ए से बी तक, स्थिर विद्युत बल में चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे घुमा के ले जाओ, तीनों केस में W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, तीनों केस में जो कार्य होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो आपका जिस बल द्वारा किया गया कार्य आपकी पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसे संरक्षी बल कहा जाता है। तो आपका स्थिर विद्युत बल भी कैसा है? संरक्षी बल होता है। ठीक है, अगला गुण अगर अपन बात करते हैं, तो तीसरा गुण आएगा, यह एक केंद्रीय बल है। ठीक है, ये कैसा बल है? केंद्रीय बल है, अर्थात इसकी दिशा दोनों वस्तुओं को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अनुदिश
होती है। ठीक है, तो यह एक संरक्षी बल है, ये प्रिलिमिनरी लेंस में पूछा जाता है। स्थिर विद्युत बल खालिस्तान होता है तो संरक्षी बल होता है। उसके अलावा स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल भी होता है, मतलब कि इसकी दिशा दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा की होती और होती, मतलब यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर एक आवेश है Q2। अब मैं बोलता हूं इस पे लगने वाला बल कहाँ होगा, किधर लगेगा, तो इधर नहीं लगाएगा, दोनों को जोड़ने वाली रेखा को या तो आगे बढ़ा दो या पीछे की तरफ ले लो, या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। तो जो बल की दिशा होती है दोनों वस्तुओं को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है कि इस बल, यह बल एक प्रबल बल होता है, ठीक है, यह एक प्रबल बल होता है, इसका मान बहुत ज्यादा होता है। अगला, इसकी परास यानी सीमा दूरी, कितनी दूरी तक ये बल लगेगा, इसकी परास 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात 18 मीटर तक होती है। मतलब अगर आवेश इतने से इतनी दूरी के बीच में होगा तो स्थिर विद्युत बल लगेगा, लेकिन इसके बाद स्थिर विद्युत बल उतना प्रभावी नहीं होता। उसके बाद अपन अगला बात करते हैं कि इस बल का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम बदलने पर इस बल का मान भी बदल जाता है। माध्यम बदलने पर इस बल का मान भी बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में क्या अंतर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, स्थिर विद्युत बल में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहला, यह सदैव आकर्षण बल होता है, ठीक है, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, सेकंड, यह दुर्बल बल होता है, यह प्रबल बल होता है, इसकी परास उच्च होती है, और ये अनंत दूरी तक भी लगता है। ठीक है, इसकी परास मध्यम होती है, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, यह माध्यम की
प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्थिर विद्युत बल, उसके अभिलक्षण और स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। मेन स्थिर विद्युत बल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्थिर विद्युत बल दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसके अभिलक्षण, पहला, ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरा, ये क्या होता है, संरक्षी बल होता है, मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य आपका पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यह बल केंद्रीय बल होता है, मतलब इसकी जो दिशा होती है दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा के अनिर्दिष्ट होती है। इसकी जो परास होती है 10 की घात -15 से 10 की घात 18 तक होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि यह आपका क्या होता है, प्रबल बल होता है, और इस बल का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में अंतर। तो ये सदैव आकर्षण होता है, वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। ये दुर्बल बल होता है, इसका मान कम होता है, ये प्रबल बल होता है। इसकी परास उच्च होती है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि दुनिया में तारे कितनी दूरी पर हैं, तो सारे तारे एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो उसकी परास बहुत ज्यादा होती है, इसकी परास मध्यम होती है। ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता और ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता। अगले लेक्चर में हम कूलम का नियम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हाँ, जितने लेक्चर मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ एक के बाद आप देखते जाइए, समझते जाइए और उनके नोट्स बनाते जाइए, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। जितने अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे उतने अच्छे से आपको बाद में याद करने में मदद मिलेगी। तो धीरे धीरे करके हम काफी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखिए कि क्या है कि कितना वीडियो आपके पास आ रहा है। धीरे धीरे रिदम में आएंगे, अभी कुछ ही वीडियो आपके अपलोड हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के उसमें हम रिदम में आ चुके हैं, रोज के 2 से 3 वीडियो वहां पर अपलोड करें। तो ऐसे ही आपके हिंदी मीडियम के लिए भी हम रोज 2 से 3 वीडियो अपलोड करने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता। आप थोड़ी सी पढ़ाई करिए, समझिए, और कोई अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से चैट पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।